ब्लॉक के कैरेक्टर्स पढ़े जा रहे हैं। पहला कैरेक्टर होता है कॉन्फ़िगरेशन, n-1 d1 to 10 ns1 to 2, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कैरेक्टर एटॉमिक साइज होता है, लेफ्ट टू राइट इनका साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बट फर्स्ट डिक्रीजेस देन कांस्टेंट देन इंक्रीजेस। ठीक है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा, बट थर्ड से फोर्थ में इंक्रीज करता है और फोर्थ और फिफ्थ का साइज बराबर। तो ये हुआ साइज और कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद वैसे मेन हेडिंग जो बुक में दे रखी होगी दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन, मेटलिक कैरेक्टर, मेटलिक बॉन्डिंग, वो अभी हमने नहीं, उसमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है, भी दिख जाएगा। फिर अगली हेडिंग हमने पढ़ी होगी यूजुअली वेरिएबल वैलेंसी, कि ट्रांजिशन मेटल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी है, आसान पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि दो शेल टेक पार्ट करती हैं और अंदर वाले डी अनपेयर इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले एस दोनों टेक पार्ट करते हैं, एनर्जी गैप कम होने की वजह से वेरिएबल वैलेंसी। अप टू मिडिल वेरिएबल वैलेंसी हाईएस्ट है, दोनों एंड पे वेरिएबल वैलेंसीज कम। स्कैंडियम और जिंक शो नहीं। फिर है कलर्ड या कलरलेस, तो भाई जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड है, जहां सारे पेयर्ड हो गए वो कलरलेस। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। स्कैंडियम +3 कलरलेस है, जिंक +2 कलरलेस है, होना कॉपर +1 को कलरलेस चाहिए है, सिल्वर +1 को भी, फिलहाल वो कलरलेस में ही गिनेंगे कंसेप्चुअली। फिर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें कितने हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, तो μ√n(n+2) से निकालते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पता लग सकते हैं। बट अगर उन्होंने आयरन +2 में अनपेयर पूछे हैं तो ये गलती मत करना कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26, वहीं से 2 घटा दिए बोले 24, तो गलत हो जाएगा। 26 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, वो होता है 4s2 3d6। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो 4s2 वाले निकलेंगे, ना कि 3d वाले। तो अब 3d6 है और 3d6 में 4 अनपेयर, गलती से तुमने पहले से 2 घटा दिए होते 24, तो तुम्हारे दिमाग में क्रोमियम आता और वो 3d5 4s1 होता, तो 6 अनपेयर दिख रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी है, पहले पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, फिर जो भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहेगा निकाल। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गए ट्रांजिशन मेटल में कितने। क्लियर है? नेक्स्ट आया है कि ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड या एलॉयज बनाते नहीं बनाते, ऑलमोस्ट सेम साइज है इसके एलॉयज बना लेते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल का साइज आसपास है तो ब्रास, ब्रॉन्ज ऐसे एलॉय बना, ठीक है, जिनका भी साइज आसपास होता है वही एलॉय बना सकते हैं, ये एलॉय बना। डन। फिर था इंटरस्टिशियल कंपाउंड, शायद लास्ट आपने यही लिखा है, ठीक है, आपने इसको कंप्लीट क्यों नहीं किया, मैंने उसको बता दिया था, चलिए फिर बोल देंगे कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स इन द कैविटी या वॉइड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स या इन द वॉइड्स इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। स्मॉलर मेटल कौन से हैं या स्मॉलर एलिमेंट, सॉरी, दैट इज हाइड्रोजन हुआ, बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, तो ये बीच बीच में फंस जाते हैं, इनके कार्बन मेनली है, तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के 4 कैरेक्टर है जो याद, दे आर मोर हार्डर देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से ज्यादा हार्ड, दे हैव वेरी गुड हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, they are inert towards chemical attack, general chemical से attack, and their conductivity is same as pure metal। तो कंडक्टिविटी के लिए मेटल्स चाहिए वो वही रही, और बाकी क्वालिटी एक तरीके से इनहांस होगी, तो इसलिए इट इज बेटर कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का यूज करें, जैसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, इंटरस्टिशियल कार्बाइड है, दीज आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, वैलेंसी रूल फॉलो नहीं करते, बट दे हैव देयर ओन ट्रेंड, मतलब उस लेवल की वैलेंसी अभी साइंस के पास नहीं है। क्यों? सॉलिड स्टेट में भी ये पॉइंट था, या सॉरी सॉलिड स्टेट नहीं, दैट इज 11th में इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में ये पॉइंट एक बार आप पढ़ चुके। 11th में इंटरस्टिशियल हाइड्राइड एक हेडिंग आपने पढ़ी है यार, हाइड्राइड 3 टाइप के थे, आयनिक, कोवलेंट, इंटरस्टिशियल, और शुरू में उनको कह दिया गया था ये वैलेंसी रूल फॉलो नहीं करते, बट बार बार एक ही फॉर्मूला आ रहा है, मतलब TiH.97 आ रहा है, इसका मतलब कोई रूल है, तभी तो बार बार एक चीज रिपीट हो रही, तो इसका अपना रूल कोई चलता है वो अभी पता। डन। यहाँ तक की हेडिंग हम कर चुके, कोई डाउट है यहाँ तक की हेडिंग, किसी को इसमें कुछ पूछना नहीं पूछना, अभी 1-2 हेडिंग ऐसी हल्की फुल्की वाली और निपटा, ठीक है। अच्छा, कलर हमने डिस्कस कर लिया ना, कलर में एक वर्ड रह गया, दीदी रह गया, याद आ गया, दीदी क्या था, डी ट्रांजिशन, है ना, हाँ, डी ट्रांजिशन याद आ गया, ठीक है। क्या है डी ट्रांजिशन की, डी सबशेल 2 लेवल में स्प्लिट कर जाती है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं वो एक लेवल से दूसरे लेवल जंप करते हैं, फिर नीचे आते हैं, जिसकी वजह से कलर, तो यहां तक तो हो गया क्लास।
इसमें अभी आपको कुछ पूछना नहीं, ठीक है। अब ऐसे एक दो छोटे और निपटा देते हैं। पहले लिखे ट्रांजिशन कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट खाली हेडिंग डाल दो, कैटलिस्ट। आई होप सो कैटलिस्ट वर्ड आपको अच्छी तरीके से ध्यान हो फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। भूल चुके हो हमारे एक्सप्रेशन बता रहे हैं, मतलब पूछना कुछ मत बाकी ठीक है, पूछोगे नहीं आप, ठीक है, याद है, सब याद है, लेकिन पूछोगे तो कुछ नहीं याद है। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ट्रांजिशन मेटल जो है एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, और वो कैटलिस्ट हमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। बस क्योंकि अब दोबारा पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें तो अलग बताएंगे यहाँ एक आध पॉइंट अलग बताएंगे। तो इनका कहना एकदम सही है, सरफेस केमिस्ट्री में मेनली कहाँ डील किया था, सरफेस एरिया से, और वहां हमने दो थ्योरीज भी पढ़ी थी कैटलिस्ट की। और यहाँ पे पता है हम क्या कहेंगे कि ट्रांजिशन मेटल सबसे अच्छे कैटलिस्ट हैं, क्यों? तो यहाँ का आंसर होगा ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी। यहाँ का आंसर क्या है कि ट्रांजिशन मेटल बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं क्योंकि वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दे रखा है, उसी पे क्वेश्चन भी आता है, दूसरे पे क्वेश्चन भी नहीं आता, वो भी पूरा प्रॉपर देख के मैं आपको बता दूंगा। बट ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही है, आई नेगेटिव प्लस S2O8 -2 गिविंग यू I2 प्लस SO4 -2, और थोड़ा बहुत बैलेंसिंग देख लेंगे। यहाँ आयरन +3 कैटलिस्ट है, एक बार चेक करना पड़ेगा +2 है या +3, अभी चेक कर लेते, ठीक है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो पहले आई नेगेटिव फेरिक से रिएक्ट करेगा और I2 बन जाएगा और फेरस बन जाएगा। फिर ये जो फेरस है ये सल्फेट सॉरी S2O8 -2 से रिएक्ट करेगा, इसे सल्फेट बना लेगा और इसे फेरिक बना लेगा। दैट मींस यहाँ आयरन कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, किस प्रॉपर्टी की वजह से? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी कर सकता है, उसके बाद वापस बढ़ा के वहां पे भी आ सकता है। तो ये इन दोनों की रिएक्शन जो डायरेक्ट नहीं हो रही, वो पहले इससे रिएक्ट करके और ये फिर इससे रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना। इज दैट क्लियर? तो ट्रांजिशन मेटल एज ए कैटलिस्ट, तो पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट आपने जो जनरल पहले पढ़ा बेटा, वो तो सरफेस एरिया सबके लिए पढ़ा, मतलब चाहे वो एस ब्लॉक हो, चाहे वो पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, वो वाले पॉइंट सबके लिए। यहाँ का जो डी ब्लॉक ही क्यों कैटलिस्ट की तरह ज्यादातर यूज होते हैं, तो उसका रीजन ये वाला एग्जांपल दिया है कि डी ब्लॉक वालों के पास क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस चलिए बेटा लिख लीजिए इस पॉइंट को एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, सॉरी एज कैटलिस्ट, सॉरी लिखें PM and their compound. PM means transition metal. Transition metal and their compounds are extensively used as a catalyst. Are extensively used as a catalyst. Extensively used as a catalyst due to following reason. मतलब है तो एक ही रीजन हमारे पास, लेकिन हम उसे लगभग 2 या 3 में बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। Transition metal and their compounds are extensively used as a catalyst due to following reason. पहला रीजन, they possess variable oxidation state. पहला रीजन, they possess variable oxidation state, और सही मानिए एक रीजन है ये, ठीक है, they possess variable oxidation state, ठीक है। दूसरा रीजन देखना, ये है पूरा एनसीईआरटी का ही हुआ है, तो इसलिए बस ये देखिए एक ही चीज को जबरदस्ती कैसे दोबारा चेंज करके लिखते हैं। देखिए बेटा, the transition metal can change their oxidation states easily. Transition metals can change their oxidation state easily. Oxidation state easily, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे रिएक्ट करके, या ये जो आपने एग्जांपल दिया है, ये आसानी से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकते, ठीक है। और आप अगर समझ पा रहे हो तो ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देते हैं। याद आ रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी याद आ रही है? बहुत पहले पढ़ी थी, नहीं याद है, भूल गए? सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था ए और बी रिएक्ट करके अगर
AB प्रोडक्ट बनाना है तो पहले A कैटलिस्ट से रिएक्ट करेगा जैसे यहाँ होगा, तो एक A और कैटलिस्ट ने रिएक्ट करके AC बना दिया, फिर AC ने B से रिएक्ट किया, AB बन के C अलग हो गया, तो वो AC एक तरीके से क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, जो ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है। तो वही यहाँ कहना चाहते हैं, अगला पॉइंट लिखे, ट्रांजिशन मेटल कैन इजीली फॉर्म, transition metal can easily form intermediate complex, transition metal can easily form intermediate complex providing d orbital, क्योंकि d orbital है इसलिए transition metal can easily form intermediate complex providing d orbital for it, providing d orbital for it, and hence provide a new pathway for the reaction, and hence provide a new pathway for the reaction. Transition metal can easily form intermediate complex providing d orbitals for it, and hence provide a new pathway for the reaction with new pathway for the reaction with क्या आएगा, with new pathway of the reaction with, गलत बात है, कैटलिस्ट क्या करते थे, बैरियर नीचे लाते थे, उस बैरियर को क्या कहते थे, एक्टिवेशन एनर्जी, तो न्यू पाथवे फॉर द रिएक्शन विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी या लेसर एक्टिवेशन एनर्जी, with lesser activation energy। तो अब आप इसको चाहे नया पॉइंट मान लीजिए और चाहे ये कहें ये तो जनरलाइज पॉइंट है, जनरलाइज क्यों है बेटा, कोई भी कैटलिस्ट है उसका काम ही ये है एक्टिवेशन एनर्जी कम करना, तो ट्रांजिशन मेटल करते हैं वही बात है, वो भी एक्टिवेशन कम कर रहे हैं, बस यहाँ एक स्पेशल वर्ड क्या लिखते हैं, डी ऑर्बिटल, कि ट्रांजिशन मेटल के बाद डी ऑर्बिटल होता है और उस डी ऑर्बिटल की वजह से इजीली एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए इसी का रीजन, ठीक है, दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया टू द रिएक्टेंट टू बी, दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट टू बी एब्सॉर्ब, दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट टू बी एब्सॉर्ब, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल लिखने हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए V2O5, V2O5, हाँ बच्चों याद आया किसमें था, वेरी गुड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 से SO3 बनाने के लिए V2O5 था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वैसे तो अब ये पिछला हो गया, अब आएगा नहीं आगे, V2O5 ब्रैकेट में कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हाँ जी, डेकन्स प्रोसेस में क्या था, कैटलिस्ट, वहां CuCl2 डेकन्स प्रोसेस में था, हेबर्स प्रोसेस में क्या था, निकल, हाँ, वैसे इन जनरल सॉरी Al2O3 एंड Al2O3 और K2O3 मॉडर्न में दे रखा है, और अगर आपको पुराना याद हो N2+3H2 twice NH3, आयरन एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर, ये पहले यूज बोलते थे, एनसीईआरटी में अब लिखा हुआ है कि अब इसी प्रोसेस में हम Al2O3 एंड K2O का मिक्सचर यूज कर रहे हैं, बट चलेगा आयरन, यहाँ तक कैटलिस्ट क्लियर। ये वाला एग्जांपल लिख लीजिए, I नेगेटिव प्लस S2O8 -2 एरो पे फेरिक gives you I2 plus twice sulfate ion, ये एनसीईआरटी की है रिएक्शन गिवन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी बैलेंसिंग, या तो यहाँ आप लगा लीजिए, और अगर आप यहाँ हाफ नहीं लगाएंगे तो तीनों जगह 2 लगाएंगे, ठीक है।
जो तो बोला कैटलिस्ट ठीक है, नहीं ये तो इलेक्ट्रोलाइट पॉइंट लिखा है, जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा है वही लिखा है। ये बेसिकली कैटलिस्ट काम कैसे करता है, अगर आपको याद हो, ये सरफेस केमिस्ट्री का एक जनरलाइज पॉइंट था। क्या था कि कैटलिस्ट का जो सरफेस एरिया होता है उस पे उसकी एक्टिव साइट्स या वैलेंसी होती है, उस पे कोई एक रिएक्टेंट आके एडसॉर्ब होता है या कंपाउंड बनाता है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो रिएक्शन हो जाएगी या उस सरफेस पे बॉन्ड बन जाएंगे या कैटलिस्ट काम जल्दी करेगा। इसलिए कैटलिस्ट को पाउडर करके यूज करते हैं क्योंकि पाउडर्ड चीजों का सरफेस एरिया, ठीक है, वही वाला पॉइंट है। यही हमने लास्ट में लिखा है कि ट्रांजिशन मेटल का सरफेस एरिया ज्यादा है, बट डेफिनेटली सही कह रहे हैं, हम बहुत डिटेल में जानने नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि एस ब्लॉक का साइज ट्रांजिशन मेटल से बड़ा होता है। तो अगर एस ब्लॉक का साइज बड़ा है तो उसका एरिया और बड़ा होगा, लेकिन हम जाएंगे क्यों, क्योंकि वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कैटलिस्ट की तरह काम करने की जगह अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो क्लियर है आपको वर्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या है? चलिए बेटा, अब जो हमारे 3 या 4 हेडिंग बची हैं सबके सब ध्यान आने वाली है, ठीक है। देखिए बेटा, पहली हेडिंग हम लेके चल रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर या एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ठीक है। हम पहली हेडिंग लेके चल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हेडिंग और मेल्टिंग पॉइंट आसपास, एनसीईआरटी ने दोनों को अलग अलग दे रखा है क्योंकि इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन हम एक साथ ही लेके चलते, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट आपको होपफुली समझ में आ ही रहा है दोनों में बेसिक अंतर क्या है, ठीक है। आई होप तो आपको दोनों में अंतर क्लियर है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? अगर किसी को सॉल्यूशन चैप्टर याद हो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड इट्स सॉलिड फॉर्म बिकम्स इक्वल, होता है मेल्टिंग। ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। लेमन लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अ टेंपरेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्ट्स इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड को मेल्ट कर दिया तो लिक्विड ही तो बना, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? एटॉमाइजेशन। बेटा एटॉमाइजेशन मतलब दो एटम के बीच का अट्रैक्शन तोड़ देना, बेसिकली ये गैस कह सकते हो, मतलब दो का अट्रैक्शन एकदम खत्म। मेल्टिंग के बाद भी अट्रैक्शन तो रहता है, और वो यहाँ पे कह रहा नहीं मेरे को तो सारे अट्रैक्शन तोड़ डाल। इज इट क्लियर? तो अब हमें जो हेडिंग पढ़नी है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन और मेल्टिंग, ठीक है। अब इसे पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला चीज आपको ये पता है ना, अगर आप किसी सॉलिड को पिघला रहे हैं तो आपको जो एनर्जी देनी है वो काहे काहे में यूज हो रही है? ऑब्वियसली सारे के सारे एटम्स के अट्रैक्शन ब्रेक करने, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये सॉलिड स्टेट कहने का मतलब पैकिंग उस पर भी डिपेंड करेगा। आ रहा है समझ? सॉलिड स्टेट समझ में आया? सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इतनी चीजें थी। तो ऑब्वियसली जिसकी पैकिंग स्ट्रांग होगी उसको तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, जिसकी पैकिंग वीक होगी उसे कम देनी पड़ेगी। तो एक चीज ये आपको दिमाग में रखना होगा, अगर हम लेफ्ट टू राइट यूज कर रहे हैं और पैकिंग अलग अलग है किसी मेटल की तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है। सिर्फ मतलब एक बेसिक पॉइंट है कि सिंपल क्यूब पैकिंग कितनी थी? 52। बॉडी सेंटर्ड क्यूब पैकिंग कितनी थी? 68। फेस सेंटर्ड क्यूब, तो भैया अगर किसी पैकिंग फेस सेंटर्ड क्यूब आ गई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने आप ज्यादा होगा दूसरे से। तो एक तो इसमें हिंड्रेंस डालेगा पैकिंग कि किसकी पैकिंग कैसी, ठीक। सेकेंड थिंग, यहाँ एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। ये वर्ड बड़े नियर बाई है, मेटेलिक और मेल्टिंग थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, तो दोनों में अलग ध्यान रखें। मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक। व्हाट इज मेटेलिक बॉन्डिंग? देखो बच्चों क्या है, ये मेटल का क्रिस्टल, आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद भी हो कि 4 टाइप के सॉलिड होते थे, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटेलिक। अब मेटेलिक सॉलिड जो वहां बहुत कम एक्सप्लेन था, थोड़ा सा फिर से देख लो। यहाँ होता क्या था, ये वाले जो पॉइंट्स थे इन्हें बच्चों हम कहते थे लैटिस पॉइंट। इन लैटिस पॉइंट्स पे क्या चीज प्रेजेंट होती है?
तो जब आप मेटेलिक सॉलिड की बात करोगे तो लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट होता है मेटल के कैटाइंस, मेटल के कैटाइंस, सिर्फ और सिर्फ कैटाइन प्रेजेंट है मेटेलिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या था, पहले कैटाइन फिर एनाइन। कोवलेंट सॉलिड में क्या था, खाली एटम्स, सारे एटम जुड़ते चले जाएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या था, पूरा मॉलिक्यूल। जबकि मेटेलिक सॉलिड में यहाँ क्या है, मेटल के आयंस। यहां तक क्लियर हुआ पहला पॉइंट, मेटल के आयंस। बेटा अगर ये मेटल कैटाइन में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां है, वेरी गुड, यहां से यहां तक जिसे इलेक्ट्रॉन सी कहते हैं, ये बीच बीच में रैंडमली घूम रहे हैं। एंड ऑब्वियसली घूम रहे हैं, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं है कि ये रिटेन करके एकदम एक ही जगह रुक जाए। जैसे आयनिक सॉलिड में कैटाइन और एनाइन जगह फिक्स, ये फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन लगातार रैंडम पोजीशन। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया? तो अब आपको दो चीजें समझनी है कि मेटेलिक बॉन्डिंग कब स्ट्रॉन्ग है कब वीक, ठीक। तो अगर यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, दैट इज ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा और आसानी से आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन भी बेटा ज्यादा होगा। मोर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर द इलेक्ट्रॉन, मोर द अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। बेटा अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर, वेरी गुड, मेटेलिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम है। समझ में आ रहा है, यहाँ उल्टी बातें हैं। मेटल को प्रूफ कौन सा बॉन्ड करता है, मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन मेटेलिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर देगा, कम। क्लियर है, क्योंकि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ दें, और अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन छूटेगा। तो ये दो उल्टी बातें, अगर उसने पूछा है मेटेलिक बॉन्ड और अगर पूछा है मेटेलिक कैरेक्टर तो सोच समझ के आंसर करें। यहां तक क्लियर, दोनों बातें आपको समझ में आ गई। क्या क्या, कि हमें एक तो पैकिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि पैकिंग कैसी आई। बेफिक्र रहो, कोई पैकिंग याद नहीं करती है, बस तुम्हारे दिमाग में जल्दी समझ में आ जाए इसलिए बताई जाती है। एक पैकिंग देखना पड़ेगा। दूसरा हमें मेटेलिक बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी। मेटेलिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कौन से टेक पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी बच्चों वही जो वैलेंसी में टेक पार्ट करते हैं वही टेक पार्ट यहाँ करते हैं। वैलेंसी में कौन कौन टेक पार्ट कर रहा था, याद है, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी जो पूल है, इसमें जो पूल चल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, n-1d जो है ना उसके कौन से, अनपेयर्ड, और आउटर मोस्ट ns जो है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन, ये मेटेलिक बॉन्डिंग में यहाँ बीच में आते हैं और इनकी वजह से अट्रैक्शन। बोलो यहाँ तक क्लियर, एनी डाउट, ठीक। अब इसके बाद भी उन्हें एक्सेप्शंस मिलने लगे। जैसे पहला एक्सेप्शन ये मिला, मान लीजिए जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट निहायत ही कम, मतलब बहुत ही कम, इतना कम है कि मरकरी अपने आप ही लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, कहता हमें मेल्ट भी मत करो, हम खुद ही मेल्ट हो जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इन ग्रुप का नाम रख दिया ग्रुप ऑफ वोलेटाइल मेटल, जैसे हेलोजन चेल्कोजेंस नाम है, वैसे इस ग्रुप का नाम है ग्रुप ऑफ वोलेटाइल मेटल। ये अपने आप ही उड़े पड़े बिना कुछ, क्यों? पहला पॉइंट, इनके अंदर ये जो पूल में इलेक्ट्रॉन जाने हैं वो संभव ही क्यों नहीं जाते, ये ऑलरेडी पहले से ही तो अनफेयर नहीं है। दूसरा ये कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Pd10 4s2, ये हाईली स्टेबिलिटी कर चुका है ऑलमोस्ट इनर्ट गैसेस। जैसे हम इनर्ट गैसेस कहते हैं ना, शेल्स कंप्लीट हो गया, ये सब हो गया है, वैसे ही हम इसके लिए कह रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन एकदम क्या है, कंप्लीट। और अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, ऑब्वियसली ये पूल में इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार ही नहीं आसानी से, यानी यहाँ पूल में इलेक्ट्रॉन आएंगे बट उस इलेक्ट्रॉन को लाने में एनर्जी पहले ही बहुत वेस्ट हो चुकी होगी, और इसका मतलब ये वाला जो अट्रैक्शन है ये बहुत वीक है। और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग पुअर है, ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर या सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम। बोलो यहाँ तक क्लियर? एक नाटक और कर रही है, कौन? जैसे जिंक कर रहा है, यहाँ मैंगनीज वाला ग्रुप स्किन नाटक कर रहा है। मैंगनीज क्या लिया, क्लियर? आपको याद है जैसे हम फुल फील्ड कहते हैं वैसे हाफ फील्ड भी कहते हैं। जैसे
आईपी में वर्ड बोला जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल में कि फुलफिल्ड की आयनाइजेशन बहुत ज्यादा हाफ-फिल्ड भी कुछ ज्यादा होती, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कुछ कम। बोलो क्लियर हुआ? तो ये ग्राफ आएंगे जिसको हम प्रूफ कर रहे हैं बेटा। ये ग्राफ है, ये 3D सीरीज का ग्राफ। एक बार एक थोड़ा सा चेक कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ ये 3D सीरीज का ग्राफ, ठीक है। अभी देख लेना 4D का ग्राफ क्या आया, बिल्कुल ऐसे ही लगभग शुरू हुआ और ऐसे ही डिप हुआ, ऐसे ही आया। और 5D का ग्राफ ऐसे शुरू हुआ, कोई डिप नहीं हुआ, ऐसे आया। तो 3D से ज्यादा 4D का मेल्टिंग पॉइंट, 4D से ज्यादा 5D, तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाते जाते बढ़ता। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया भैया, मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ा, बता बेटा क्यों बढ़ा होगा मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाते हुए? बेटा एक ग्रुप में तो एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन है। टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, 3D 4D 5D। गुड, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। रिलेशन तो लगा सकते हैं, बट और थोड़ा क्लियर करिए। देखो एकदम बेसिक से स्ट्रिक्ट रहिए, ये तो हमें दिख रहा है ना प्रैक्टिकली मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा तो पहले पॉइंट क्या लिखेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा है। बॉन्डिंग ज्यादा है तभी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है। अच्छा मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों ज्यादा है? क्योंकि टॉप से बॉटम जाते हैं, साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पूल में इजीली आ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब एटम का साइज बढ़ेगा तो इन ऑर्बिटल का भी साइज बड़ा होगा। 3D से मुकाबले 4D ज्यादा डिफ्यूज है, 5D और बड़ा। अगर ये और बड़े हैं तो ओवरलैपिंग भी ज्यादा करेंगे, तो एक्सटेंट ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग या ओवरलैपिंग यहाँ पे ज्यादा। फिलहाल 3D 4D 5D में अगर कहा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या देना है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ पे जिंक कैडमियम मरकरी में जो आखिरी में हम कहेंगे कि ये वॉलेटाइल है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल वॉलेटाइल है। क्यों? बोले मेटेलिक बॉन्डिंग कम है इसलिए वॉलेटाइल है। बोले वहां, बोले मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा है। जबकि ध्यान से देखना दोनों उल्टे वर्ड, ध्यान से देखो शायद आपको समझ में आया कि लिखा है मैंने जिंक, ये है कैडमियम, ये है मरकरी, ये टॉप टू बॉटम ही तो है। तो यहाँ टॉप टू बॉटम ये तो सॉलिड होता है जिंक, कैडमियम ये लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड है ना, दैट मींस नीचे जा रहे हैं तो फोर्स यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पीक हो रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, फोर्स स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है? दोनों उल्टे हैं, लेकिन दोनों एक साथ क्वेश्चन कभी नहीं आता। एक एक का क्वेश्चन आएगा, जो आएगा वो लिखते हैं। अगर वो कहेंगे बताइए 3D 4D 5D में मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों कम होती है, या मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाके क्यों कम होता है, कहेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग कम है। मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों कम है, सॉरी यहाँ भी बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों स्ट्रॉन्ग है, साइज बड़ा है, डिफ्यूज है, ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है और आयनाइजेशन कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हो गई होगी। यानी वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, जिंक कैडमियम मरकरी हमें ये ज्यादा वॉलेटाइल है, लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? मेटेलिक बॉन्डिंग कम है। क्यों है मेटेलिक बॉन्डिंग कम? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, भले स्टेबल इसमें भी इसमें भी इसमें भी है। तो हम कहेंगे यहाँ ओवरलैप करने के लिए कोई ऑर्बिटल भी तो हो जो ओवरलैप हो, ओवरलैप हो ही नहीं रहा, एक दूर भाग रहे। मेटेलिक बॉन्डिंग, बोलो ये क्लियर? चलिए अब बात करें यहाँ बीच की, Mn Tc और W टंगस्टन। याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद होगा करने में। ये क्रोमियम है, एक और कोई होगा। फिलहाल Mn का मेल्टिंग पॉइंट और इसके बाद ये रहा आयरन। तो आयरन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 4, Mn में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 5, फिर भी आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज से ज्यादा है। या क्रोमियम में अनपेयर 6 थे, चलो क्रोमियम और मैग्नीज से तो फिर भी प्रूव हो रहा है कि क्रोमियम और मैग्नीज में क्रोमियम का ज्यादा होने से अनपेयर ज्यादा। तो भैया मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट जनरल ट्रेंड फॉलो क्यों नहीं कर रहा, डिप क्यों आ गया? वही हाफ फील्ड की जिसमें बात है ना, ये हाफ फील्ड था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे थे, या हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से पूल में इलेक्ट्रॉन कम आए, अट्रैक्शन कम हुआ, तो कम हो गया। इज इट क्लियर? कोई डाउट है पूरे इसमें? बोलो क्लियर? लिखना स्टार्ट करें। हेडिंग आ गई आपकी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ, जोर से बोलना।
बेटा जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक तो साइज का इफेक्ट लग रहा है हमारा और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लग रहा है। ठीक है, शुरू में जब एटम का साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी डोमिनेट्स ओवर साइज, कि भैया साइज बढ़ भी रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन छूट नहीं रहे। बट जब बहुत ज्यादा साइज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर स्टेबिलिटी को गवर्न नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? एफ ब्लॉक बीच में आता है और एफ ब्लॉक में अपना लेफ्ट राइट कॉन्ट्रैक्शन आ गया, यानी नेचर का उल्टा। नेचर क्या कहता है, अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो शील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए, वहां उल्टा हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं लेकिन शील्ड पुअर, इसलिए टंगस्टन में रिवर्ट, मतलब होना टंगस्टन का भी डिप चाहिए लेकिन टंगस्टन में डिप नहीं। तो वहां हम कहेंगे साइज, द फैक्टर ऑफ साइज डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंपैक्ट ऊपर। अब क्लियर है? किसी को डाउट? लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग का नाम था आपका शायद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट। देखें, इट इंक्रीजेस, मतलब यही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने एक बोला है। इट इंक्रीजेस अप टू मिडिल, देन डिक्रीजेस, ये अप टू मिडिल बढ़ता है देन डिक्रीज कर देता है। It increases up to middle, then decreases with the exception of Mn and Tc। तो हम इसी में क्लियर कर देंगे कि हम ये नहीं कह रहे मिडिल का मतलब Mn में ये हाईएस्ट है। It increases up to middle, then decreases with the exception of Mn and Tc। ठीक है, क्लियर? टेक नहीं, टंगस्टन W है, टेक्नीशियम करके कोई टेक्नियम वर्ड करके, ठीक है, मैग्नीशियम। It increases up to middle and then decreases। यहाँ तक क्लियर? अब हम ये लिखने जा रहे हैं कि अभी हम 3D की बात कर रहे हैं, ये 3D सीरीज थी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लिखते हैं इन मेटेलिक बॉन्डिंग, इन मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ, कौन कौन इन्वॉल्व है इस मेटेलिक बॉन्डिंग में? इन मेटेलिक बॉन्डिंग देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ, बेटा किस किस का इन्वॉल्वमेंट है? NS as well as unpaired n-1 d electrons। In metallic bonding there is involvement of NS as well as unpaired n-1 d electrons। ठीक है, as well as n-1 unpaired d electrons। अब ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है, which increases up to middle then decreases। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बीच तक बढ़ते हैं फिर घटते हैं, ये आपको मालूम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। Hence the strength of interatomic metallic bonding, hence the strength of interatomic metallic bonding and hence melting point, interatomic metallic bonding and hence melting point increases up to middle then decreases, increases up to middle then decreases, increases up to middle then decreases। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अगला पॉइंट, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी ध्यान रखिए, कोई कहता है ना जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन मेटल को मैच नहीं करते, प्रूव करिए कैसे? उनके आयन कलरलेस है, बाकी सबके कलर्ड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, ये उड़े उड़े फेंक रहे हैं, बाकी लोग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसलिए। ठीक है, ये लिक्विड तक में आ गए, तो ये ध्यान रखिए कि ये डिफरेंस है। हाँ, जिंक कैडमियम मरकरी डायमैग्नेटिक आयन सब में, बाकी सब पैरामैग्नेटिक, बाकी सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ये नहीं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखिए। तो आपने लास्ट पॉइंट लिखा है जिंक कैडमियम मरकरी लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फॉर ऑल volatile metals, ये volatile metal भी कहला रहे हैं, they have lowest melting point for volatile metal due to weakest metallic bonding।
बेटा ये वॉलेटाइल मेटल क्यों कहला रहे हैं? ड्यू टू वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग, की मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे कम है, ड्यू टू वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग। बेटा क्यों वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग है? अभी लिखिए, एज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, एज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, as they have stable electronic configuration. Done? ये तो हो गया हमारा पहली सीरीज के बारे में। अब 3D, 4D, 5D के बारे में लिखेंगे। लिखें on moving downward metallic bonding or melting point increases. नीचे जाते समय मेटेलिक बॉन्डिंग या मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों बढ़ रहे हैं। ऑन मूविंग डाउनवर्ड मेटेलिक बॉन्डिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है, एज ठीक है, हाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज साइज बढ़ने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है, क्या होगा बेटा? मोर, क्या होगा? मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और मेटेलिक बॉन्डिंग, उतनी ही ओवरलैपिंग या कहें मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है। मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और metallic bonding takes place. More extent of overlapping or metallic bonding takes place. बोलो क्लियर है यहाँ? कितने हो एक बार देखें जल्दी से। मेटलिक बॉन्डिंग यहाँ पे देख लीजिए। मैग्नीज वाला एक पॉइंट नीचे क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटफील्ड ऑफ स्टेट। क्लियर है यहाँ तक? मेटलिक बॉन्डिंग क्लियर है? क्लियर। ठीक, अगली हेडिंग देखो बेटा। हाँ बेटा बताओ। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप चैप्टर 1 या 11 की पीरियोडिक टेबल से पढ़ते आ रहे हैं। इतना आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं, आयनाइज करते हैं एटम को, दिस एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन। तो ये कोई एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, दैट इज आयनाइजेशन। और 11th में आपने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, जबकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फेड। याद आ गया? इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज ए रोल इन आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग विद द साइज। साइज का भी रोल होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी रोल होता है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक में आयनाइजेशन के लिए हम अगर देखें, जैसे पहला मेंबर है स्कैंडियम।
इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s। तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है बोलो। तो यहाँ हमें लगता है ये हो जाना चाहिए ना 3d1 4s1 है, चलिए मतलब ये कह रहा है 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। केमिस्ट्री में तो आधे ज्यादा ढूंढते हैं, एक्सेप्शन हो तो क्या होगा आप ये बता रहे हैं, जनरल बाद में देखेंगे, पहले एक्सेप्शन ढूंढ लेते हैं। बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हो जाना चाहिए ऑब्वियसली, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखती बड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखता है, लेकिन वो पढ़ के समझ में आ जाए तो ठीक है, 2 या 3 बार में आपको समझ में आएगी पढ़ने के बाद, और होपफुली अगर इंग्लिश ठीक रही या अगर मैंने अभी तक ठीक समझा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कंडीशन होता है, ठीक है। एनसीईआरटी है ना आपके, वैलेंसी वाला पॉइंट आप पढ़ के देखिएगा तो आपको इसी के नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा बेटा, अगले पेज पे वेरिएबल्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल या वेरिएबल, बस इस पे इसी पे लेफ्ट राइट हैंड साइड देखिए, ये जो बड़ा वाला पैराग्राफ है ना ये इसी को पढ़ो, जब आप इसे 2-3 बार चलाओ मैं पढ़ सकता हूं, देना बेटा बुक मिल गया, मिला बेटा। मैं आपको पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखिए ये है 8.33 हेडिंग और उसमें है आयनाइजेशन इनसाइड, ठीक है, और उसमें है लेफ्ट टू राइट जाते हैं थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज आती है, कभी बढ़ेगी कभी कम, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वो भी अभी आपको दिखेगा, इसमें भी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉइंट गए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एक पॉइंट पढ़ना है, यू हैव लर्नड दैट व्हेन डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स आयन ns इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बिफोर n-1d, यहां तक तो सरल अंग्रेजी है, समझ में आ रही है सबको, ns इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फर्स्ट बिफोर n-1d। अब अगला पॉइंट जरा थोड़ा सोचेंगे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ओके। यहाँ पे ये कहा गया है n-1d as we move along the period in 3d series we see that the nuclear charge increases from scandium to zinc but the electrons are added to inner shell, that is 3d, ठीक है। these 3d electrons are shielded by 4s outer this one rapidly, the ionization energy increases slightly in 3d series, the double or more highly charged ions। अब इस वाले पॉइंट का जरा मतलब सोच के बताइए कहना क्या चाह रहा है, द डबली BOUBLY यही कहा है, the doubly or more highly charged ions have DN configuration with no 4s electron, ठीक है, डबली यानी +2 हो जाए या उससे ज्यादा चार्ज आ जाए तो DN कॉन्फ़िगरेशन होगा और 4s नहीं होगा। और जनरल ट्रेंड इसमें एक लाइन और नहीं मैं मिस कर गया, इसमें ये है एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहली लाइन मिस कर गया बेटा, स्टार्टिंग से पढ़ना था, सॉरी पैराग्राफ स्टार्टिंग से, इस पैराग्राफ को, द इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल इन 3d सीरीज दो लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस कैन बी अकाउंटेड by considering the removal of one electron, बस यहां से जरा समझो, by considering the removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3d orbital, ठीक है, यानी 4s का जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो 4s और 3d का जो एनर्जी गैप है या जो एनर्जी का शिफ्टिंग है वो चेंज हो जाता है, और इसके बाद हमें सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ में देने होते हैं 3d में, 4s का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन भी हम कहाँ दे देते हैं 3d में, ठीक है। इसे आप पूरे को पढ़ के देखिएगा, होपफुली ये आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी की। पहला पॉइंट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन बढ़ेगी या कम होगी, डी ब्लॉक कॉमन सेंस, साइज थोड़ा कम होता है तो आयनाइजेशन बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी है तो आयनाइजेशन बढ़ेगी, लेकिन बीच में कुछ जगह ऐसी आएंगी जहां एकदम से ज्यादा बढ़ जाए, कहाँ जहां क्रोमियम से भी ज्यादा आयनाइजेशन किसकी होगी, मैग्नीज, क्रोमियम की आयनाइजेशन कम होगी, क्यों, क्योंकि बेटा क्रोमियम में है Pd5 ये निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, इसकी आयनाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ मैग्नीज है Pd5 यहाँ निकालना टेढ़ी, ठीक है, क्योंकि पीछे स्टेबल है ये भी स्टेबल है,
तो इसलिए मैग्नीज की बहुत ज्यादा है, ऐसे जिंक की बहुत ज्यादा। क्लियर है? अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताते जाइएगा। ये लिखा है मैंने जिंक और ये लिखा है कॉपर। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, ये है 3d10 4s1। अब हम पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ ये किसकी कम है? फर्स्ट इसकी कम, इसकी ज्यादा। अब ये हो गई कंडीशन, अब पीछे तो इलेक्ट्रॉन जाएगी तो ये कंडीशन। अब किसकी ज्यादा? समझ में आ रहा है? अब ये फुलफिल्ड है, अब इसकी ज्यादा। अब ये कंडीशन होगी, अब किसकी ज्यादा है? समझ में आ रहा है? फर्स्ट एनर्जी उसकी होगी, लेकिन हर बारी ऐसा नहीं, मतलब हर दो एलिमेंट में ये जरूरी नहीं है। आपको मेन चीज कंसिडर करनी है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल आ रहा है, उसकी आयनाइजेशन ज्यादा। डन। तो आयनाइजेशन में दो फैक्टर देखेंगे, एक एटॉमिक साइज देखेंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल हम कर लेंगे आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दो हेडिंग मेन है, कल डिस्कस करेंगे।